संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ देगा, सब कर देंगे। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। दोस्तों ये वीडियो तो आप सभी को याद ही होगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी का एक लड़का कैमरे के सामने आकर कह रहा था कि संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बना देंगे। तो चलिए आज आपको बता देते हैं कि जब किसी देश को नेपाल बनाया जाता है तो आखिर होता क्या है। नेपाल में आज जो सिचुएशन है उसे सिर्फ नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स समझ करके इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा लेसन है जो मानते हैं कि सिर्फ युवाओं के गुस्से को इग्नाइट करके, पुराने सिस्टम के खिलाफ एक मैसिव मूवमेंट खड़ा करके और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के सहारे सत्ता तक पहुंच जाना ही असली लीडरशिप होती है। क्योंकि सच ये है कि क्राउड को एक्साइट करना और सरकार चलाना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। नेपाल में बलेन्द्र शाह यानी बलेन को एक ऐसे युवा चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया गया जो पुराने नेताओं से अलग था। एक ऐसा चेहरा जिसके पास यूथ कनेक्ट था, सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी थी और जो उस जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता था जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से परेशान थी। युवाओं ने उन्हें चेंज का सिंबल माना और उस एनर्जी में उन्हें तेजी से अपने देश की राजनीति के सबसे पावरफुल पोजीशन तक पहुंचा दिया। लेकिन सत्ता तक पहुंचना सिर्फ एक पहला स्टेप होता है, असली चैलेंज उसके बाद शुरू होता है। सत्ता संभालने के सिर्फ 150 दिनों के बाद ही बलेन शाह के सामने प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा हो गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जेंजी एनर्जी ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था वही स्ट्रीट एनर्जी अब उनके खिलाफ दिखाई देने लग गई है। सत्ता संभालने के 2 महीने के अंदर ही काठमांडू के मैतीघर मंडाला में युवा प्रोटेस्टर्स उनकी सरकार के खिलाफ वापस सड़कों पर उतर आए हैं और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। और ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, बलेन शाह इस समय हर तरफ से प्रेशर में आने हैं। स्ट्रीट्स पर पब्लिक एंगर है, पार्लियामेंट उनसे जवाब मांग रही है, विपक्षी नेता लगातार अटैक कर रहे हैं और अब उनकी अपनी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी आरएसपी के अंदर भी उनके लीडरशिप स्टाइल को लेकर के क्वेश्चंस उठने लगे हैं। बलेन शाह पर आरोप लगे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता संभालने के बाद पार्लियामेंट की शुरुआती 39 सिटिंग्स में बलेन सिर्फ 5 बार पहुंचे। अपोजिशन एमपीज लगातार उनकी एब्सेंस को लेकर सवाल उठाते रहे और मामला इतना बढ़ गया कि स्पीकर डोल प्रसाद आर्याल को खुद बलेन शाह को पार्लियामेंट में आकर के लॉ मेकर्स के सवालों का जवाब देने का निर्देश देना पड़ा। उनकी सरकार के एक फैसले ने इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को भी नाराज कर दिया। अप्रैल में उनकी सरकार ने इंडिया से खुले बॉर्डर के रास्ते आने वाले सामानों पर कस्टम रूल्स को काफी सख्ती से लागू कर दिया। नेपाल के बॉर्डर टाउन्स में बहुत से लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंडियन मार्केट्स पर डिपेंड करते हैं। ग्रोसरीज, मेडिसिन और हाउस होल्ड एसेंशियल्स तक इंडिया से आते हैं, लेकिन नए इन्फोर्समेंट के कारण लोगों को परेशानी होने लगी और बॉर्डर टाउन्स में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि अथॉरिटीज को इस फैसले में ढील देनी पड़ी। जोश जोश में इन्होंने सोचा होगा कि कौन इंडिया, हम खुद डील करेंगे इन सबसे, लेकिन ये भूल गए थे कि नेपाल भारत पर बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड करता है। जुलाई में 25 साल के राइड शेयर ड्राइवर गणेश नेपाली का काठमांडू के पासपोर्ट ऑफिसर के बाहर सेल्फ इमोलेशन कर लेना, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स और लैंडलेस स्क्वेटर्स के खिलाफ कार्रवाई बिना एजुकेट रिहेबिलिटेशन के कर देना और इसके बाद में सदन नेपाल में कम्युनल वायलेंस पर रिस्पांस देने में देरी करना, ये वो चोटें थी जिसकी वजह से नेपाल की जनता में बलेन शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया। और आखिरी चोट तो तब गई जब उनकी अपनी पार्टी आरएसपी के अंदर भी उनके खिलाफ सवाल उठने लगे। पार्टी के लॉ मेकर्स और सीनियर लीडर्स बलेन की पार्टी स्ट्रक्चर से दूरी बनाए रखने और यूनिलेटरल स्टाइल में डिसीजन लेने को लेकर के सवाल कर रहे हैं। आरएसपी के एमपी जगदीश खरेल ने पार्लियामेंट में साफ कहा है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की डिग्निटी बचाने से सरकार नहीं चलने वाली, बाकी लोगों की डिग्निटी का भी सम्मान करना चाहिए। और यहां से असली डिफरेंस समझ में आता है। सिस्टम के खिलाफ बोलना आसान होता है, लेकिन सिस्टम के भीतर रहकर उसे चलाना आसान नहीं होता। उसके लिए कड़ी मेहनत और प्रशासन की समझ होनी चाहिए, जो जाहिर है कि बलेन शाह के पास नहीं थी। प्रोटेस्ट में आप लोगों को एक कॉमन एनिमी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पुराने नेता खराब हैं, पुराना सिस्टम खराब है और सब कुछ बदल देना चाहिए। लेकिन जब आप खुद सत्ता में आते हैं तो सवाल बदल जाते हैं। जब आपको बताना पड़ता है कि जॉब्स कैसे आएंगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी, बॉर्डर इश्यूज कैसे हैंडल होंगे, फॉरेन पॉलिसी कैसे मैनेज होगी और पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। यही वो जगह है जहां पर स्लोगन्स खत्म हो जाते हैं और गवर्नेंस शुरू हो जाती है। कल मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे किसी देश के लिए सिर्फ युवाओं का जोश या फिर एनर्जी जरूरी नहीं होती। वो देश के विकास में एक अहम फ्यूल जरूर साबित हो सकता है, लेकिन उस देश को किस दिशा में जाना है ये डिसाइड नहीं होता। युवाओं की एनर्जी के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी बहुत जरूरत होती है, जो सिर्फ बड़ों से मिल सकती है। और मेरी खुद की समझ ये कहती है कि एक्सपीरियंस ऊर्जा से कहीं ज्यादा जरूरी है। युवा पॉपुलेशन को सिर्फ ये बताना कि पूरा सिस्टम खराब है, इसे उखाड़ फेंको, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन उसके बाद में क्या? अगर सिस्टम को बदल दिया गया तो नया सिस्टम कौन चलाएगा? क्या उसके पास कोई इकोनॉमिक रोड मैप है? क्या उसे डिप्लोमेसी की अंडरस्टैंडिंग है? क्या उसे इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना आता है? क्या उसके पास क्राइसिस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है? अगर इन सभी सवालों के जवाब नहीं है तो सिर्फ सत्ता बदल जाने से देश की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उन्हें सॉल्व करना और मुश्किल। और नेपाल की कहानी अकेली नहीं है।
हमारे पड़ोस में बांग्लादेश का एग्जाम्पल भी हमारे सामने ही है। वहां भी मैसिव स्ट्रीट मोबिलाइजेशन हुआ, युवाओं की पॉलिटिकल एनर्जी ने एक बड़ा रोल प्ले किया, सत्ता बदल गई, पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई व्यवस्था सामने आ गई। लेकिन आंदोलन के बाद किसी देश को स्टेबल करना सबसे मुश्किल काम होता है। क्राउड को मोबिलाइज करना अलग बात है, लेकिन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना अलग बात है। गवर्नमेंट बनना अलग बात है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को फंक्शन कराना एक बहुत अलग बात है। किसी लीडर को हटाना आसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद पूरी कंट्री को अनसर्टेनिटी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। आज बांग्लादेश भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर से गुजर रहा है। वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर सीधे इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, बिजनेस और ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और जब लंबे समय तक अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो उसका फायदा सिर्फ पॉलिटिकल राइवल्स नहीं उठाते, सबसे बड़ा फायदा उन एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को मिलता है जो इंस्टेबिलिटी में अपने लिए स्पेस तलाशती हैं। बांग्लादेश को लेकर के हाल ही के सिक्योरिटी एनालिसिस में अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS और एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क के बढ़ते इन्फ्लुएंस को लेकर के कंसर्न सामने आए हैं। और ये सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल इशू नहीं है, क्योंकि सदर्न एशिया में किसी भी देश की इंस्टेबिलिटी का इंपैक्ट बॉर्डर से पार भी जाता है। इंडिया जैसे बड़े पड़ोसी के लिए भी ऐसे डेवलपमेंट्स को सीरियसली मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है। जब किसी देश में पॉलिटिकल वैक्यूम बनता है, इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं, इकोनॉमी प्रेशर में होती है और सरकार खुद सर्वाइवल मोड में होती है, तो उस खाली जगह को कोई ना कोई तो जरूर भरेगा। कई बार वो स्पेस रेडिकल ग्रुप्स भरते हैं, कई बार एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाती हैं। इसलिए जब कोई खड़े होकर कहता है कि नेपाल बना देंगे, तो शायद उसे पहले ये समझना चाहिए कि नेपाल बनाना कोई रिवॉल्यूशनरी अचीवमेंट नहीं है। यूथ एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन उसे सिर्फ एंगर में बदल देना और फिर उस एंगर को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करके सत्ता हासिल कर लेना लीडरशिप नहीं है। असल लीडरशिप की परीक्षा तब होती है जब रिवॉल्यूशन खत्म हो जाता है, जब प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, जब क्राउड घर चला जाता है और आपके सामने गवर्नमेंट की फाइल्स रख दी जाती है। तब आपको बजट बनाना होता है, तब आपको जॉब्स क्रिएट करनी होती हैं, तब आपको इकोनॉमी संभालनी होती है, तब आपको पार्लियामेंट में जवाब देना होता है और तभी आपको बॉर्डर और फॉरेन पॉलिसी पर रिस्पॉन्सिव डिसीजंस लेने होते हैं। तब ये नहीं चलता कि पुराने लोग खराब थे, तब सवाल होता है कि अब तुम क्या करोगे। और शायद नेपाल हमें यही लेसन दे रहा है। युवाओं का गुस्सा किसी सरकार को गिरा सकता है, लेकिन सिर्फ गुस्सा किसी देश को चला नहीं सकता। सत्ता बदलने के लिए रिवॉल्यूशन काफी हो सकता है, लेकिन देश चलाने के लिए विजन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। संविधान के अनुसार चलना होता है, पहले से बने कानूनों को मानना पड़ता है और सबसे जरूरी गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगली बार जब कोई कहे कि संसद भवन उखाड़ देंगे, नेपाल बना देंगे, तो उससे बस इतना पूछ लेना कि भाई नेपाल बनाने से पहले कभी ये भी तो देखो कि नेपाल बन जाने के बाद होना क्या है। खैर, यही सवाल आपकी झोली में डालते हुए मैं आपसे लेता हूं विदा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने विचार कमेंट में जरूर डालिएगा और जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।